हाय बच्चों, नमस्कार। अब देखिए, हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। कवियों के बारे में पूछा जाता है, कौन सा कवि किस काल का है। इस काल के बारे में तो आप देख लो एक बार। इस साहित्य का संक्षिप्त परिचय देखो। सबसे पहले आप देखो हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, देखो आदिकाल जो हमारा है क्या है, आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। देखिए, हिंदी साहित्य जो प्रारंभिक काल है उसे हम आदिकाल कहते हैं। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के नाम से कहा है। क्यों? तो वीर गाथा काल इसलिए कहा था, इस समय जो रचनाएं हैं वो वीर रस प्रधान है। क्या है? उनमें वीर रस की प्रधानता है। यानी वीर गाथा काल मतलब क्या है, वहां पे राजाओं की प्रशंसा है था, वीर गाथा काल इसलिए उसको कहा गया है। ठीक है, इस वीर गाथा काल को सिद्ध सावंत काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कई नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, जो प्रश्न के बारे में कभी आया करता है। ठीक है, इसको आगे दिखा देंगे। ठीक है, वीरगाथा काल में जो प्रमुख कवि कौन थे? चंद्रबरदाई। कौन थे? चंद्रबरदाई, जिन्होंने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। ये क्या है? एक महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। कब का? आदिकाल का। ठीक है, एक विद्यापति भी कवि हैं और एक अमीर खुसरो है। किस किस काल कवि हैं? ये आदिकाल के या वीरगाथा काल के कवि हैं। अरे आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसमें जो रचनाएं हैं उनमें वीर रस की प्रधानता है। कहने तक जिसमें कवि होते थे उन्हें चारण कवि या दरबारी कवि कहा जाता है। वो राजाओं की प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करके बहुत सारा दान प्राप्त करते थे और उनकी प्रशंसा में बहुत उनका जो वर्णन उन्होंने किया था, अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया था। राजा उससे खुश हो जाता था और बहुत सारा उनको दान दिया करता। इसलिए आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है पूर्व मध्यकाल, कौन सा है? पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। भक्ति काल क्यों कहते हैं? क्योंकि भक्ति काल का जो साहित्य है वो भक्ति से संबंधित, किससे? भक्ति से संबंधित है। अब भक्ति काल को देखो दो भागों में बांटा गया है, एक तो निर्गुण, दूसरा सगुण। ठीक है, माने जो भक्ति काल है, भक्ति काल को निर्गुण और सगुण दो भागों में बांटा गया है और निर्गुण को भी दो भागों में, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी में बांटा गया है। देखो, निर्गुण का मतलब होता है कि ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, अर्थात ईश्वर को कोई आकार नहीं है, न ईश्वर में कोई गुण है। उसको दो भागों में, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। जो ज्ञान मार्गी का मतलब होता है वो ज्ञान की बात करते हैं, प्रेम मार्गी का मतलब होता है वो प्रेम की बात करते हैं। तो ज्ञान मार्गी प्रमुख कवि कौन है? कबीर है। कौन है? कबीर दास जी हैं। इनकी जो रचना है उसका नाम है बीजक। बीजक के तीन भाग हैं, साखी, सबद और रमय। तीन भाग, साखी, सबद और रमैनी। माने जो हमारे कबीर दास हैं उनका संबंध भक्ति काल से। पूछ लिया जाए कि कबीर दास का संबंध किस काल से है? भक्ति काल से है। भक्ति काल में किसके? निर्गुण में। निर्गुण से किससे? वो ज्ञान मार्गी कवि है। दूसरा प्रेम मार्गी में कौन आता है? मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने लिखा था पद्मावत। क्या लिखा था? पद्मावत। माने प्रेम मार्गी मतलब होता है प्रेम की बात करते हैं, माने प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं। है कौन? प्रेम मार्गी कवि। दूसरा सगुण। सगुण का मतलब ईश्वर क्या है? सगुण है। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं ईश्वर को सगुण मानते हैं। उसकी दो शाखाएं, राम भक्ति शाखा, माने राम से संबंधित काव्य लिखने वाले। कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति से संबंधित काव्य लिखने वाले। माने भक्ति काल की जो दूसरी शाखा उसको सगुण के नाम से जाना जाता है। सगुण के दो भाग है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि है उनका नाम है तुलसीदास जी। और तुलसीदास की जो रचना फेमस है उसका नाम है रामचरितमानस। क्या नाम है? रामचरितमानस जो है ये किस भाषा में है? अवधी में। किसमें है? अवधी भाषा में। दूसरी विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। याद रखना, ठीक है। माने तुलसीदास की प्रमुख रचना जो है रामचरितमानस अवधी भाषा में है और जो विनय पत्रिका है वो जो है ब्रज भाषा में। तीसरा आता है रीतिकाल। ठीक है, अब रीतिकाल को तीन भागों में बांटा गया है। पहले तीन भागों में देखो रीतिकाल को बांटा गया है। पहला क्या है? रीतिबद्ध। क्या है? रीतिबद्ध कवि। दूसरा है रीति सिद्ध कवि और तीसरा है रीति मुक्त। क्या है? रीति मुक्त कवि। तो देखिए इसमें आप क्या जाएंगे? केशव दास। कौन है?
केशवदास जो है वो रीतिबद्ध है। क्या है? रीतिबद्ध है। रीति सिद्ध में कौन है आपके? बिहारी है। कौन सा है? बिहारी जी हैं। केशवदास प्रमुख रचना कौन है? उसका नाम है रामचंद्रिका। क्या नाम है? रामचंद्रिका। किसकी? केशवदास की है। बिहारी की कौन है? बिहारी के दोहे हैं। बिहारी सतसई। क्या नाम उसका? बिहारी सतसई। बिहारी दास की रचना का नाम है बिहारी सत सही। तीसरा है रीति मुक्त कवि जो है, इसमें देखो मेन है घनानंद, ठीक है, बोधा और आलम। तीन है, घनानंद, बोधा, आलम। कहता कि जो रीति काल है, रीति काल का मतलब है कि उस समय रीति से संबंधित ग्रंथ लिखे गए। रीति का मतलब होता है रस, छंद और अलंकार। ठीक है, इसमें रीति काल को शुक्ल जी ने तीन भागों में बांटा था। रीतिबद्ध कवि माने जो रीति से संबंधित जो ग्रंथ लिखा उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। रत्नाकर है, ठीक है, और केशव दास है, ये बहुत सारे कवि हैं प्रारंभिक। फिर रीति सिद्ध में आते हैं बिहारी जी आते हैं। फिर रीति मुक्त में आते हैं घनानंद, बोधा और आलम आते हैं, जिन्होंने रीति मुक्त अपने मन से प्रेम संबंधी बहुत सारा काम उन्होंने लिखा है। ये प्रश्न आता है कि रीति मुक्त कौन कवि कौन है? घनानंद, बोधा और आलम है। अब आता है आधुनिक काल, माने आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। जो खड़ी बोली कौन था? जो खड़ी बोली का गद्य है वो आधुनिक काल में ही आकर के प्रारंभ होता है। अब आधुनिक काल को भारतीय हरिश्चंद्र के साहित्य में योगदान को देखते हुए उनके कालखंड को भारतीय युग के नाम से जाना गया है। जो भारतीय युग के जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र है, भारतीय हरिश्चंद्र है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है और जगमोहन सिंह है। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक खड़ी बोली गद्य का जनक कहा जाता है। माने खड़ी बोली गद्य के जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और साहित्य में उनके योगदान को देखते हुए विद्वानों ने उनके कालखंड को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना है। समकालीन कवि प्रताप नारायण मिश्र है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, जगमोहन सिंह है, इनके समकालीन कवि हैं या भारतीय मंडल के कवि हैं। अब आता है द्विवेदी युग। कौन सा द्विवेदी? द्विवेदी के नाम पर ही ये द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और सरस्वती पत्रिका का संपादन कौन सा? सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही किया था। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। इनके समकालीन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, राम त्रिपाठी जी हैं और श्रीधर गुप्त जी हैं। अर्थात जो द्विवेदी युग था, द्विवेदी युग में देखो भारतीय युग में अधिकांश जो पद्य था, पद्य की भाषा ब्रज भाषा थी और गद्य की भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान से द्विवेदी युग में आकर के पद्य की भाषा भी क्या हो गई? खड़ी बोली हो गई। क्या हो गई? खड़ी बोली हो गई। और द्विवेदी युग के बाद जो है पद्य की भाषा से ब्रज भाषा का स्थान एकदम से नगण्य होता चला गया। अर्थात इनका इतना योगदान था द्विवेदी जी का। इन्होंने व्याकरण शुद्ध किया प्लस खड़ी बोली को, किसको? खड़ी बोली को पद्य की भाषा बनाया। क्या बनाया? पद्य की भाषा। अर्थात कवियों को मैंने काव्य रचना खड़ी बोली में करने के लिए प्रेरित किया। किसने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला आता है छायावाद युग। छायावाद 1918 से 36 तक जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंद पंत जी और महादेवी वर्मा जी, ये चार प्रमुख कवि आते हैं बार बार। छायावादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंद पंत जी और महादेवी वर्मा जी। अगला आता है प्रगतिवाद 1936 से 43 तक नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री और शिव मंगल सिंह सुमन जो है उसे हिंदी में प्रगतिवाद कहा जाता है। ये लोग यथार्थ की बात करते, किसकी?
ये लोग यथार्थ की बात करते हैं, कल्पना की बात नहीं करते। अगला आता है प्रयोगवाद। 1943 से प्रारंभ होता है। कब? तार सप्तक का प्रकाशन जो होता है 1943 ईस्वी में। किसका? तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में अज्ञेय करते हैं। और तार सप्तक का मतलब होता है 7 कवियों की रचनाएं। तब की प्रगतिवाद के बाद क्या आता है? प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का प्रारंभ जो माना जाता है 1943 में, जब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने इसका तार सप्तक का प्रकाशन किया 1943 में, तब वहीं से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। और तार सप्तक का मतलब होता है 7 कवियों की रचनाएं। क्या होता है? 7 कवियों की रचनाएं। ये हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है। आप इसे एक बार समझने का प्रयास करिएगा, शायद 1-2 क्वेश्चन इसमें से आपका आ सकता है एमसीक्यू में। धन्यवाद।